अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है, जहां पर मनीषा और उसकी माँ दोनों खेत पे जाते हैं ताकि पशुओं के लिए चारा लेके आ सके। वही दोनों अलग अलग खेत में चारा काट रहे होते हैं। वही थोड़ी देर बाद जब मनीषा की माँ आवाज लगाती है अपनी बेटी को, तो उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई नहीं देती है। वही वो परेशान हो जाती है कि कहाँ गई मेरी बेटी। वो इधर उधर खेत में देखने लग जाती है कि उसकी बेटी कहाँ गई है, लेकिन उसे कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। जिसके बाद जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ती है कि उसके पाँव से कुछ टकराता है, और जैसे ही वो पीछे देखती है तब उसे पता चलता है कि ये उसकी बेटी है। वही जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह से हताश हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी के जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरह से फटे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि उसका टांग भी टूटा पड़ा रहता है। वही मनीषा की माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रहा होता है। वही थोड़ी देर बाद जब वो रोना और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, तो और वही आसपास के लोगों से मदद की गुहार मांगने लग जाती है। वहीं जो आसपास के खेत में जो काम कर रहे होते हैं वो मनीषा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, और ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई कैसे हैवानियत की सारे हदें पार कर सकता है। और वहीं ये सिलसिला यहाँ तक रुकता ही नहीं है, और जो पुलिस होती है वो बिना किसी जांच पड़ताल के ही मनीषा की लाश को पेट्रोल से जला देते हैं। यहाँ तक कि जो मनीषा के जो परिवार वाले होते हैं वो पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं, एटलीस्ट हमें अपनी बेटी को अंतिम समय में उसे दुल्हन की तरह सजा कर उसका अंतिम संस्कार तो करने दिया जाए। लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो चलिए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। रोज की तरह मनीषा और उसकी माँ चारा काटने के लिए खेत में जाती है। वही मनीषा पर पहले से ही एक लड़के की नजर होती है, और वो बंदा इतना ही नहीं अपने बाकी के 3 और दोस्तों को भी बुला लेता है। और फिर जैसे ही मनीषा चारा काट रही होती है तो पीछे से ये बंदे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका मुंह दबा देते हैं और उसे घसीट कर दूसरे खेत में लेके जाते हैं। और फिर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, और इतना ही नहीं, दुष्कर्म करने के बाद जब इनकी हैवानियत यहाँ तक नहीं रुकती है तो ये लोग उसका गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि एक पाँव तक तोड़ देते हैं। और वो किसी को चिल्ला ना पाए इसके लिए उसका जीभ तक काट देते हैं। और जब मनीषा के साथ ये अत्याचार हो रहा होता है और जब वो बेहोश हो जाती है, तो इन लोगों को लगता है कि शायद से वो मर गई है, तो ये लोग छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और वही मनीषा की माँ यहाँ पे परेशान हो जाती है कि आखिर मेरी बेटी इतनी देर से कहाँ पे है। और जब वो आवाज लगाती है अपनी बेटी को तो उसे कोई भी आवाज नहीं आता है। वही मनीषा की माँ खेत में इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढने लग जाती है, जिसके बाद जैसे ही उसे अपनी बेटी दिखाई देती है तो वो फूट फूट कर रोने लग जाती है और इधर उधर से मदद की गुहार लगाने लग जाती है। जिसके बाद मनीषा को पास के ही हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है कि आपकी बेटी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाए। जिसके बाद तुरंत उसे एम हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। और वहीं जो एम्स के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एक भी इमरजेंसी बेड खाली नहीं है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। हालांकि डॉक्टर को भी तो सोचना चाहिए कि उसकी हालत कैसी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मना कर रहे हैं। आखिरकार कोई डॉक्टर ऐसे कैसे कर सकता है। जिसके बाद जो मनीषा के जो परिवार वाले होते हैं वो जैसे तैसे अपने बेटी को दिल्ली के अस्पताल में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। वहीं ये जो बेचारी जो लड़की होती है वो करीबन 8 दिन तक बेहोश होती है, और बेचारी को 90वें दिन होश आता है। और जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उसका बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर उसे लाख समझाते हैं कि देखो, अभी मनीषा की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, यहाँ तक कि उसकी गर्दन रीढ़ की हड्डी टूटी है, यहाँ तक कि जीभ भी कटा है, आखिरकार आप कैसे अभी उसका बयान ले सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं और तुरंत इमरजेंसी वार्ड में घुस जाते हैं और उसका बयान लेने लग जाते हैं। और वही मनीषा जिसका जीप कटा हुआ होता है वो पुलिस वाले को बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो जीप कटे होने की वजह से बता नहीं पाती है। और वही पुलिस वाले भी उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मनीषा की भी दाद देनी पड़ेगी। वो जैसे तैसे 4 आरोपियों का नाम ले लेती है। उनके नाम कुछ इस तरह से है: संदीप, लवकुश, रवि और रामू। वहीं जो पुलिस वाले होते हैं वो पहले दिन से छेड़छाड़ का मामला ही दर्ज करते हैं। यहाँ तक कि वो पुलिस वाले पूरी तरह से जानते हैं कि मनीषा की हालत कैसी है, उनसे कुछ बातें छुपी नहीं है। और यहाँ तक कि जो मनीषा के जो परिवार वाले होते हैं वो सब कुछ ऑलरेडी पुलिस को बता चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब 90वें दिन मनीषा का बयान आता है और गांव वाले के प्रेशर की वजह से, तब जाके पुलिस वाले हरकत में आते हैं। वही 29 सितंबर 2020 को वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है और बीच में ही जंग को छोड़ देती है। जिसके बाद मनीषा की माँ कहती है कि वो अपनी बेटी को अंतिम समय में एक दुल्हन की तरह सजा कर उसका अंतिम संस्कार करना चाहती है, और साथ ही साथ उसके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और यहाँ तक कि ये बात पूरी तरह से मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मनीषा के साथ हुए दुष्कर्म की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा होता है, जिसकी वजह से मामला को रफा दफा करने के लिए पुलिस वाले रात के 2 बजे ही मनीषा की लाश पर पेट्रोल डालकर उसे जला देते हैं।
वहीं पुलिस वालों को इसका कोई भी राइट नहीं है कि वो बिना उसके परिवार वाले की सहमति के बिना उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर सके। वहीं कुछ ऐसे केस हैं जहां पर की लाश अज्ञात है और 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तो इस समय में उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। वहीं जब ये बात मीडिया वालों को पता चलती है तो वो पुलिस वालों से पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पुलिस वाले मीडिया वालों से बदतमीजी करते हैं, उन्हें धकेल तक देते हैं। वहीं पूरे जिला को सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ना तो कोई भी इंसान अंदर जा सकता है और ना तो कोई गांव वाला बाहर जा सकता है। जिसके बाद कुछ एमएलए मनीषा के घर पे भी जाते हैं, लेकिन जो मनीषा के घर वाले होते हैं वो मदद लेने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जब हमें मदद की जरूरत थी तब तो तुम आई नहीं, हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया। अभी क्या है, हमारी बेटी तो रही नहीं। और वहीं जब पुलिस वालों पर ऊपर से प्रेशर आने लग जाता है तो ये जो इस घटना का जो मुख्य आरोपी होता है संदीप, उसे उम्र कैद की सजा मिलती है और बाकी 3 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाकी 3 आरोपियों को बाइज्जत बरी करनी चाहिए? क्या उन्हें सजा नहीं मिलना चाहिए?